तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी वर्णमाला में, जैसे कि हिंदी की वर्णमाला है वही संस्कृत की वर्णमाला है। तो हर वर्णमाला में आपके क्या रहते हैं, स्वर और व्यंजन रहते हैं, 2 चीज़ें रहती हैं। तो जो स्वर है, वही जो स्वर है ना आपके हिंदी है ना वर्णमाला में वही संस्कृत में है, जो व्यंजन आपके है ना हिंदी वर्णमाला में वही संस्कृत वर्णमाला में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या है। स्वर में आपको देखने को मिल रहा होगा, मेरे में इस पीडीएफ में लिखा हुआ है अच। अच प्रत्याहार होता है। अब ये प्रत्याहार क्या होता है ये भी हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। तो जो स्वर रिप्रेजेंटेशन है वो अच प्रत्याहार से किया जाता है। ऐसे ही व्यंजन का प्रत्याहार क्या है, हल प्रत्याहार। ठीक, तो अगर हम स्वर जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्वर क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि स्वर को किसी भी डिफरेंट बॉडी या किसी भी डिफरेंट है ना इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही इंडिपेंडेंटली है ना उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो स्वर में हमने देखा है अ ई उ री ली और फिर ए है, ओ है, आउ है, ये करके ये सारे हमारे कितने होते हैं, 9 स्वर होते हैं। ऐसे ही हम व्यंजन देखेंगे। अब व्यंजन में क्या है कि जो व्यंजन है वो क्या है, बिना स्वरों की सहायता के बिना इनका हम उच्चारण नहीं कर सकते। स्वर कैसे हैं, जिनको बिना किसी भी सहायता के उच्चारण किया जा सकता है, और व्यंजन क्या है, जिनको दूसरों की सहायता लगती है उच्चारण के लिए। ठीक, ये हो गए हमारे व्यंजन। और मैंने जैसे कि बताया था कि जो हमारे स्वर हैं वो अच प्रत्याहार से डिनोट किए जाते हैं, वैसे ही व्यंजन कैसे डिनोट किए जाते हैं, हल प्रत्याहार से। और व्यंजन कौन से हैं ये हम देखते हैं। व्यंजन है हमारे 33 टोटल। स्वर हमारे कितने हैं, 9, और हमारे व्यंजन कितने हैं, 33। तो 33 में जो व्यंजन है उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कौन से हैं, स्पर्श है, अंतः स्थित है और ऊष्म। स्पर्श, अंतः स्थित और ऊष्म। अब ये स्पर्श क्या है, अंतः स्थित क्या है और ऊष्म क्या है, जो हमारे उच्चारण का प्रोसेस है उसके कैटेगरी के बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया। जो स्पर्श है उसमें 5 वर्ग आते हैं। हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ताप वर्ग और पा वर्ग। ऐसे करके ये हमारे 5 वर्ग। अब हर वर्ग में 5 मेंबर्स होते हैं। जैसे कि क वर्ग में होगा क, ख, ग, घ, ञ। फिर ऐसे चा वर्ग में है च, छ, झ, झ, न। फिर टा वर्ग में है ट, ठ, ढ, ढ, न। ता वर्ग में है त, थ, ध, ध, न। फिर पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ऐसे करके 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 5 मेंबर्स हैं। ऐसे ही अंतः स्थित में य, र, ल, व, और ऊष्म में क्या है हमारे श, श, स, ह। ऐसे करके कितने टोटल है, 25 ऊपर वाले हो गए और 4 4 8 ये हो गए। तो ऐसे टोटल कितने हुए, 33। स्वर में हमने देखा कि उनका जो उच्चारण है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, और व्यंजन का कैसा है, डिपेंडेंट है। और ऊपर से हमने देखा कि स्वर जो है टोटल 9 होते हैं और व्यंजन हमारे कितने होते हैं, टोटल 33 होते हैं। आप एक और चीज देखते होंगे कि किसी किसी व्यंजन के नीचे आपने ऐसा हलंत देखा होगा। अभी हलंत क्या डिनोट करता है, ये हलंत शो करता है कि ये वर्ण कैसा है, आधा है। क्योंकि जो व्यंजन है वो हमारे कैसे हैं, स्वर डिपेंडेंट है, यानी कि स्वर के साथ ही उनका उच्चारण होता है। तो उसके बिना ये कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, यानी कि आधे होते हैं। इस वजह से उसकी डिनोशन कैसे होते हैं, ये हलंत के द्वारा होते हैं। ठीक, व्यंजन में हमने देख लिया, स्वर देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने जो बताया एकदम बेसिक था, इतना तो आप 9 10 तक पढ़ते हुए आए ही होंगे। क्या इतना सबको समझ में आया? जी मैम। जी मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है, हम अब सेकेंड टॉपिक देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का, महेश्वर सूत्र। अब ये महेश्वर सूत्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो या आपका वाइवा हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महेश्वर सूत्र बहुत ज्यादातर पूछा जाता है अगर आप अपने वाइवा में कुछ भी नहीं बता पा।
कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, तो सबसे बेसिक अगर चीज कोई अगर पूछता है टीचर आपसे, तो वो क्या ही पूछेगा, महेश्वर सूत्र सुनाने के लिए बोले। अगर आप एक सांस में बिना अटके पूरा महेश्वर सूत्र सुना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स वही मिल जाएंगे, चाहे आपसे उससे महेश्वर सूत्र सुनाने से पहले आपने चाहे कितना भी खराब परफॉर्म क्यों ना किया हो, तब भी आपको फुल मार्क्स देके जाएगा अगर आपने महेश्वर सूत्र एक सांस में बिना रुके बहुत अच्छे से सुना दिया। तो अब महेश्वर सूत्र के पीछे एक छोटी सी स्टोरी और है, वो क्या है कि जो हमारे महर्षि पाणिनि है, कौन है महर्षि हमारे पाणिनि, वो क्या गए है ना, मतलब जैसे कि कुछ होते हैं ना पढ़ाकू बच्चे, वैसे ही हमारे महर्षि पाणिनि थे, उनको भी नॉलेज गेन करने का बहुत शौक, बहुत ज्यादा शौक था। तो वो कहाँ गए, शिव जी के पास गए। तो उन्होंने बोला कि शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जिससे मैं अपना ज्ञान का और ज्यादा वृद्धि कर सकूं। तो उन्होंने क्या किया, अपना डमरू का वादन किया, यानी कि डमरू को बजाया। तो उन्होंने अपने डमरू बजाने की वजह से क्या हुआ, 14 सूत्र उत्पन्न हुए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, महेश्वर सूत्र। ये स्टोरी सबको समझ में आई? जी मैम। हेलो। जी मैम। जी मैम, जी मैम। स्टोरी में क्या है कि जो महर्षि पाणिनि थे उनको ज्ञान की ज्यादा इच्छा थी, तो वो महेश शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने क्या किया, अपना डमरू का वादन किया, यानी कि डमरू बजाया। तो उससे कितने सूत्र उत्पन्न हुए, हमारे 14 सूत्र उत्पन्न हुए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, महेश्वर सूत्र बोलते हैं। अब ये महेश्वर सूत्र में 14 सूत्र हमारे कौन से हैं, अब ये हम देखेंगे। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि ये AI जनरेटेड PDF है, तो आप लोग एक बार अपनी बुक से चेक कर लें। तो सबसे पहला हमारा है अ ई उ ड। पहला सूत्र क्या है, अ ई उ ड, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है री ली क, दूसरा सूत्र क्या है, री ली क। फिर ए, तीसरा है ए ओ अंग, ए ओ अंग। और चौथा सूत्र हमारा क्या है, आई आई ओ च, आई ओ च। ये हमारे 4 सूत्र। अब आप देख पा रहे अ और च, अ और च ये दोनों मिलके एक अच प्रत्याहार बना रहे हैं। अच प्रत्याहार ही हमारा क्या डिनोट करता है, जल्दी से बताओ क्या डिनोट करता है हमारा अच प्रत्याहार, स्वर। स्वर। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो स्वर डिनोट करते हैं, ये आपने बिल्कुल सही बताया। अच प्रत्याहार में जितने भी अब बीच में लेटर्स आए हैं हमारे, वो सब क्या है, स्वर कहलाते हैं। मगर जो लास्ट वाले हैं, जैसे कि ण है, क है, अंग है और च है, इनकी इति हो जाती है। अब ये इति क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है संज्ञा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक, इति हो जाती है, यानी कि ये वर्ण जो वर्ण है इनको हम हटा देते, बाकी जितने भी हैं उन सबको काउंट करेंगे। तो ऐसे हमारे कितने वर्ण हमारे स्वर आएंगे, हमारे टोटल 9 स्वर आएंगे। तो दोबारा से देख लेते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग के 4 सूत्र हैं वो क्या है, अ ई उ ड री ली क ए ओ अंग, और फिर लास्ट वाला क्या है, आई ओ च। ये 4 सूत्र सबको समझ में आए? हेलो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, हल प्रत्याहार। 5th वाले में आप देख सकते हैं ह है और लास्ट वाले में 14 वाले में ल है। ऐसे करके हमारा पूरा ये क्या है, हल प्रत्याहार। अब हल प्रत्याहार में हमारा क्या डिनोट करता है, व्यंजन डिनोट करता है। तो अब देखते हैं 5th सूत्र से हम देखते हैं ह य व र ट। 5th क्या है, ह य व र ट। फिर क्या है 6th वाला है लण, क्या है 6th लर्ण। फिर क्या है 7th वाले में क्या है, निय म अंग न न म, न्य म अंग न न म। 6 है ना, ये हो गया हमारे 7, यानी कि ये 3 हो गए, 4 हमारे स्वर के हैं, बाकी 3 इधर आ गए। फिर हमारे 8th वाले में क्या है, छ भ न्य, झ भ न्य। 9 क्या है, गड़ दश, गड़ धश, गड़ धश।
ये हो गया हमारा 9th वाला। 10th क्या है? जब गड़ दश, जब गड़ दश, जब गड़ दश। फिर क्या है? 11th वाले पे हम आते हैं तो क्या है? ख फ श ठ त च ट त व। सबसे बड़ा यही है 11th वाला, और इसको प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप दो दो के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे कि खफ, पहले वाला है खफ, फिर छ ठ, फिर अलग ले लें आप, और फिर लास्ट के जो 3 है उनको ले एक साथ ले लें, च ट त व। ऐसे करके आप पूरा एक सूत्र पहले दो दो के कॉम्बिनेशन में या तीन तीन के कॉम्बिनेशन में, आपको जैसा भी इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो 11th सूत्र है उसको याद करें। फिर सबसे इजी वाला है अपना 12th वाला, क प य। क्या है? क प य। ऐसे ही 13th वाला क्या है हमारा? श स त, श स ट। और लास्ट वाला है हमारा हल, ह और ल। ऐसे करके हमारे 14 सूत्र हो गए। अगर अब आपका कल का होमवर्क क्या रहेगा? ये सभी लोग ये महेश्वर सूत्र याद करेंगे, और कल जब भी क्लास होगी आपकी, ये महेश्वर सूत्र आप लोगों से सुना जाएगा। क्या सब लोग याद करेंगे? जी मैम। जी मैम। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिली। हमने अच प्रत्याहार का स्वर देखा, और हल प्रत्याहार से हमने क्या देखा? व्यंजन देखा। ऐसे करके 14 सूत्र जो डमरू वादन से उत्पन्न हुए थे, हमने ये 14 सूत्र हम याद करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रत्याहार आपका बताया जाता है कि प्रत्याहार क्या? प्रत्याहार में क्या है? जो आदि वर्ण है वो क्या है? आदि जो वर्ण हमने देखा था, आदि और अंत, आदि और अंत के जो बीच में जो वर्णों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे कि आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा कि अच प्रत्याहार है, उसमें आदि वर्ण क्या है हमारा? अ है, और अंत वाला जो वर्ण है वो हमारा क्या है? च है। तो ऐसे अच प्रत्याहार में यानी कि आदि और अंत, आदि यानी कि स्टार्टिंग वाला और अंत यानी कि लास्ट वाला, तो अ और च के बीच में जितना भी वर्णों का समूह आया है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्याहार बोलेंगे। ठीक, प्रत्याहार समझ में आया सबको? जी मैम, फिर से बता दीजिए मैम। फिर से? चलो ठीक। देखिए इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रत्याहार क्या है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट है उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। जैसे कि एब्रिविएशन होते हैं आपके इंग्लिश में, वैसे ही प्रत्याहार है एक तरीके से। तो प्रत्याहार में क्या है कि संक्षिप्तीकरण है, यानी कि आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको कंप्लीट कर दिया। जैसे कि आप बिटवीन पूरी स्पेलिंग लिखते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन क्या होता है? B/W। वैसे ही प्रत्याहार है एक तरीके से आपका, अगर समझने की कोशिश की जाए तो। प्रत्याहार में क्या है? आपका आदि वर्ण है यानी कि स्टार्टिंग, आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग, और अंतिम है तो वो आप जानते हैं लास्ट वर्ण जो होगा आपका। ऐसे ही इसमें देखिए, जैसे कि महेश्वर सूत्र में आपका है अच प्रत्याहार, तो अच का जो अ है वो क्या है? आदि वर्ण है आपका, और च है वो क्या है? अंतिम वर्ण है। तो इस अच प्रत्याहार में जो आदि और अंतिम वर्ण के बीच में जो भी आपके वो आएंगे, वर्ण आएंगे, उनके समूह को हम क्या बोल रहे हैं? प्रत्याहार बोल रहे हैं। क्या सबको समझ में आया? यस मैम। नहीं समझ में आया तो फिर से बोल सकती हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ किसी दूसरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्या फिर से एक्सप्लेन करना है? हेलो? ओ मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया ही था अभी तक आपको कि अच प्रत्याहार क्या डिनोट करता है? सभी स्वर डिनोट करता है। और हल प्रत्याहार क्या डिनोट करता है? हमारे सभी व्यंजन डिनोट करता है। अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे स्वर हैं वो टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं।
महेश्वर सूत्र हमारे कितने हैं 14 और कुल प्रत्याहार कितने हैं 43। अब ये 43 स्वर्ण प्रत्याहार कैसे बने ये चीज भी देख लेते हैं। देखिए आपने महेश्वर सूत्र देख पा रहे हैं, इसमें अ और ई अगर हम ले लें अ ई एक प्रत्याहार हो गया, ऐसे ही अ उ ये दूसरा प्रत्याहार हो गया, अ न ये तीसरा प्रत्याहार हो गया, ऐसे अ री ऐसे करके अगर आप फर्स्ट लेटर को पकड़ के फिर लास्ट लेटर अगर आप बदलते चले तो आपके ना जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे आपके 43 आएंगे। इसकी वजह से अगर आपसे कोई ये पूछे कि टोटल प्रत्याहार महेश्वर सूत्र में से कितने बनते हैं तो वो कितने बनेंगे 43। क्या ये चीज समझ में आई? जी मैम। जी मैम। यस मैम। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए। एक तो वर्णमाला परिचय था जो कि बेसिक था एकदम, और दूसरा हमारा क्या था महेश्वर सूत्र। अब हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या है उच्चारण स्थान। तो उस उच्चारण स्थान को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वो क्या है कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर एक डीपर क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो कैसा है स्वर। तो स्वर का जो भेदन है वो कैसे किया गया है, जो प्रोनाउंसिएशन का ड्यूरेशन है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है ना हमने स्वर का भेदन किया। तो अब क्या है स्वर का भेद यानी कि मात्रा के अनुसार सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मात्रा है। मात्रा एक टाइम ड्यूरेशन, क्या है एक टाइम ड्यूरेशन है। तो 1 मात्रा इज इक्वल टू 1 अक्षि निमेष। 1 अक्षि निमेष, 1 अक्षि निमेष का क्या ना अर्थ है, अक्षि इज आपकी आई और निमेष है यानी कि बंद, यानी कि आपको जितना टाइम अपनी आंख को ब्लिंक करने में यानी कि एक बार बंद करके खुलने में जितना टाइम आपको लग रहा है वो क्या है एक अक्षि निमेष। और वो ही एक अक्षि निमेष क्या कहलाता है एक मात्रा। क्या ये चीज सबको समझ में आई मात्रा क्या है? जी मैम। जी मैम। एक मात्रा इज इक्वल टू 1 अक्षि निमेष। 1 अक्षि निमेष इज इक्वल टू 1 आई ब्लिंक, यानी कि आप एक बार ब्लिंक करने में जितना ड्यूरेशन लगा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं मात्रा। तो अब है ना जो स्वर है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। वो क्या है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये नीचे श्लोक दे रखा है वो क्या बताता है, एक मात्रौ भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रौ दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम तु अर्धमात्रकम। यानी कि जो एक मात्रा वाला है वो क्या है ह्रस्व स्वर है, जो द्विमात्रा में उच्चारण होता है वो क्या है दीर्घ स्वर है, जो 3 मात्रा में उच्चारण हो उसको हम क्या बोलते हैं प्लुत बोलते हैं, और जो अर्ध मात्रा में हो यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में जिसका उच्चारण है वो क्या है हमारे व्यंजन। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग स्वर को 3 क्लासिफिकेशन कैटेगरी में क्लासिफाई किया। वो क्या है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व क्या है एक मात्रा वाला, दीर्घ क्या है 2 मात्रा वाला और प्लुत क्या है 3 मात्रा वाला। क्या ये चीज सबको समझ में आई? जी मैम। मात्रा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे, मात्रा क्या है? बोलो। एक अच्छी निमेष। वेरी गुड। आगे देखते हैं। हमारी पहली कैटेगरी थी ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमने देखा कि एक मात्रा में जो उच्चारण होता है, ठीक, इनको मूल कहा गया है क्योंकि स्वर तो है ही इंडिपेंडेंट, वो तो है नहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट, तो वो एक तो इंडिपेंडेंट है। फिर ऊपर से आप सबसे कम ड्यूरेशन जिसको प्रोनाउंस करने में लगा रहे हैं वो उसकी भी एक कैटेगरी है, वो है ह्रस्व स्वर। अब ये टोटल कितने होते हैं 5, ठीक। तो 5 में कौन से हैं हमारे अ, ई, उ, री, ली। अ, ई, उ, री, ली, ये 5 है आपके, वो क्या है ह्रस्व स्वर। अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर हमारे क्या है, द्वि मात्रा वाले, यानी कि एक मात्रा वाले ह्रस्व और द्वि मात्रा वाले कौन है, दीर्घ। अब ये टोटल कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। 8 में क्या है, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब खुद से एक बार प्रोनाउंस करने की कोशिश करो। ये जो ह्रस्व वाले हैं अ, ई, उ, ये सब प्रोनाउंस कितनी जल्दी हो जाए, टाइम नहीं लगता ज्यादा। वहीं अगर आप कंपैरिजन करते हैं दीर्घ वाले से तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई किया। ठीक, तो ह्रस्व वाले कितने थे, 5, और दीर्घ वाले कितने हमारे, 8। अब देखते हैं प्लुत। तो प्लुत वाले हैं वो क्या है, 3 मात्रा वाले हैं। तो प्लुत का हम यूज कहाँ करते हैं, ये जो आपके वैदिक संस्कृत है उसमें, या दूर से किसी को बुलाने में आपको यूज करते हैं, वो क्या है, प्लुत स्वर। तो प्लुत आप देखते ही हैं कि जो आपकी अष्टांग है या चरक है, आपने उसमें देखा होगा कि किसी भी उसके आगे श्लोक में आपने एस ऐसे करके डबल एस या सिंगल एस जैसा सिंबल देखा होगा, वो आपको क्या डिनोट करता है, प्लुत ही डिनोट करता है। या तो आपको एस जैसा मिलेगा या आपको ये 3 जैसा दिखने को मिलेगा। यही डिनोट करता है कि आपको ये जो वर्ण लिखा हुआ है उसको क्या है, लंबा खींचना है, जैसे कि आ, ई, ओ, ऐसे करके लंबा खींचना। ठीक, क्या समझ में आया सबको कि प्लुत कैसे डिनोट होता है और आपको कैसे प्रोनाउंस करना है। जी मैम। ओके, तो स्वर का हमने देख लिया, 3 कैटेगरी में डिवीजन है, क्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम देखेंगे व्यंजन का क्लासिफिकेशन। व्यंजन को मैंने बताया ही था पीछे, आपको जो हल प्रत्याहार दिखाया था उसमें हमने बताया था कि स्वर, अंतः स्थित और ऊष्म व्यंजन, ये 3 कैटेगरी डिवाइड की गई थी। ये 3 कैटेगरी किस बेसिस के ऊपर डिवाइड की गई है वो चीज देखते हैं। सबसे पहले हमारी कैटेगरी है स्पर्श। स्पर्श में क्या है कि जिह्वा, वो जिह्वा है आपकी, वो किसे मुंह के किसी भी भाग से जाके अगर टच हो रही है, स्पर्श हो रही है, इस वजह से, यानी कि जिह्वा के मुख के किसी भी भाग से स्पर्श होने की वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब ही है कि टच होना। तो आपकी जो टंग है वो माउथ के किसी भी पार्ट से आके टच हो रही है, तो इसकी वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं, 25। तो हमने बताया थी कि आपके 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में 5 मेंबर है, ऐसे करके टोटल हमारे कितने हुए, 25 मेंबर्स। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। अब देखते हैं अंतः स्थित और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और अंतः स्थित। अंतः स्थित में क्या है कि आप पूरा एफर्ट्स न लगा के, आपके जो ट्रैकिया के थ्रू विंड जो आ रही है उसको आप हल्का सा प्रोनाउंस होने से पहले ही थोड़ा सा रोक दें, फिर उसके बाद लेटर का प्रोनाउंस किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः स्थित। और वही ऊष्म क्या है कि आपके वोकल कॉर्ड वगैरह या ट्रैकिया के जो विंड पाइप वगैरह है या आपके स्टिक्स है, उनसे टकरा के जो विंड का टेम्परेचर है वो हल्का सा वार्म हो जाता है, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म बोलते हैं। अंतः स्थित क्या है कि वायु को हल्का सा रोक लिया, और ऊष्म में क्या है, जो वायु है वो इधर उधर टकराने की वजह से ऊष्म होके, यानी कि गर्म होके जो निकलती है, इसकी वजह से हमको उनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो अंतः स्थित व्यंजन में हम क्या, जो ना हमारे वर्ण है वो कितने हैं, 4 हैं। ऊष्म में भी कितने हैं, 4। अब 4 कौन से हैं अंतः स्थित में, वो क्या है, य, र, ल और व। अंतः स्थित में कितने हैं टोटल, 4, और वो भी क्या है, य, र, ल और व। ऊष्म में भी कितने हैं, 4 मेंबर्स। तो 4 मेंबर्स क्या है, श, स और ह, ऐसे करके 4 है टोटल। स्पर्श में कितने, 25, अंतः स्थित में कितने, 4, और ऊष्म में कितने, 4। ऐसे टोटल कितने हुए, 33 व्यंजन हुए हमारे। स्वर कितने थे, 9, और ना व्यंजन कितने हुए, 33।
हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। तो दो जो व्यंजन हैं उनके जोड़ने की वजह से जो वर्ण उत्पन्न हुए हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि क और श तो हो गया क्षत्रिय वाला छ, फिर त प्लस र है त्र, और फिर झ ज प्लस न्य क्या है? ज्ञ। तो क्षत्रज्ञ, ये हमारे तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या सभी को अभी तक समझ में आया कि व्यंजन का क्लासिफिकेशन? और चंद्रबिंदी वाला है उसको हम क्या बोल रहे हैं? अनुनासिक। क्या ये चीज सबको समझ में आई? यस मैम। जी मैम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारी एक और चीज है विसर्ग। विसर्ग है, आप जानते हैं कि अंग के बाद अह आता है। हम देखते हैं नॉर्मल जो रामः भानुः कः, रामः भानुः कः, यानी कि आप राम के बाद ह जो बोल रहे हैं, आधा ह जो बोल रहे हैं, वो क्या डिनोट करता है? आपका विसर्ग डिनोट करता है। आगे बढ़ते हैं। दो कैटेगरी और है, जिह्वामूलीय और उपधमानीय। इसमें क्या है? जो विसर्ग की दो कैटेगरी और बताई गई कि अगर क और ख से पहले विसर्ग लग रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? जिह्वामूलीय, और प और फ से पहले लग रहा है तो उसको बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? उपधमानीय। जिह्वामूल क्या है? क और फ से पहले अगर विसर्ग लग रहा है तो वो जिह्वामूल है, और उपधमानीय में क और प और फ से पहले विसर्ग लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? उपधमानीय। आपने बुक में ऐसा मार्क देखा होगा कि क से पहले सेमी सर्कल आपका ऊपर है और एक सेमी सर्कल आपका नीचे की डायरेक्शन में, ऐसा करके सिंबल देखा होगा। तो उसी को ही यहाँ पे हम विसर्ग से डिनोट किए जाना कर रहे हैं। तो यही बताया कि विसर्ग की दो स्पेशल कंडीशंस हैं, क्या है? जिह्वामूलीय और उपधमानीय। तो जिह्वामूल में क्या है? आपके क वर्ग से है क और ख, और उपधमानीय में क्या है? आपके प वर्ग से प और फ। ऐसे करके ये एक और क्लासिफिकेशन बताया गया। ठीक, आपने बेसिक जो क्लासिफिकेशन वो देखा कि उसमें क्या बताया? स्वर बताया, स्वर के ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन में क्या बताया? स्पर्श, अंतासित और उष्म। फिर संयुक्त स्वर बताए, व्यंजन बताए हमने। फिर उसके बाद हमने क्या बताया? अयोगवाही, उसमें भी अनुस्वर और अनुनासिक। फिर विसर्ग बताया, और विसर्ग की दो कंडीशंस बताई। अब क्या है कि व्यंजनों की प्रकृति, व्यंजनों की प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव कैसे, उस चीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो देखते हैं। जैसे कि परुष का मतलब होता है हार्ड और कोमल, यानी कि परुष क्या है? हार्ड, और कोमल यानी कि ये हमारी दूसरी कैटेगरी। तो उसमें क्या है? जो परुष है, हर वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी कि पहला वर्ण। जैसे कि अगर हम क वर्ग देख रहे हैं उसमें से जो क है और ख है वो पहला और दूसरा वो है। और उष्म, जो उष्म व्यंजन है हमारे, उनको क्या बोलते हैं? परुष बोलते हैं व्यंजन। और दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है? कोमल। कोमल में क्या है? हर वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है उनको, और जो अंतः स्थित है उनको क्या बोल रहे हैं? कोमल व्यंजन बोल रहे हैं। परुष और कोमल। परुष क्या है कि जो प्रथम और द्वितीय वर्ण वर्ग के है ना वर्ण है वो उष्म, वो परुष है। और जो कोमल है वो कौन से है? हर वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है हर वर्ग का वो, और अंतः स्थित, उनको क्या बोल रहे हैं? कोमल व्यंजन। अब देखते हैं जो मेन क्लासिफिकेशन है उच्चारण स्थान का। हर एक स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है ना हमारे स्वर जो व्यंजन है उनका क्लासिफिकेशन बताया गया। तो उसमें देखते हैं कि जो आचार्य पाणिनि है उन्होंने क्या बताया है? मुख्यतः हमारे कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 8। अब हर एक जो हमारे वर्ण है उनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है।
तो वो 8 स्थान कौन से हैं वो हम देखेंगे। 8 स्थान है हमारे। पहला है उर, कंठ, जिह्वा मूल, तालु, दंत, ओष्ठ और नासिका। कौन सा है? उर, कंठ, जिह्वा मूल, तालु, दंत, ओष्ठ और नासिका। ऐसे करके हमारे कितने स्थान है? 8 स्थान। तो जो उर है, उर का कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है कि उर का जो वर्ण है उच्चारण करने के लिए कौन से वर्ण है। तो हम इस तरीके से ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि वायु का स्थान क्या होता है? नाभि से नीचे। जो वायु है वो नाभि से उठकर, यानी कि नाभि के नीचे से उठकर आपकी ऊपर आती है, तब जाके आपका वर्णों का उच्चारण हो पाता है। तो वो कहाँ से पास थ्रू होती है? उर से, यानी कि आपके चेस्ट रीजन से। तो ये समझ सकते हैं कि जो उर है वो सभी वर्णों का उच्चारण करने के लिए हेल्प करता है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इसका कहीं भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताया है किसी भी बुक वगैरह में कि उर से किस वर्णों का उच्चारण होता है। हम ये चीज एक कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी आपके जो बचे 7 स्थान है वो है कंठ, जिह्वा मूल, तालु, दंत, ओष्ठ और नासिका। इनका क्लासिफिकेशन आप देखते हैं कि क्या है। इनका क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देख रहे हैं कंठ, यानी कि कंठ से जो उच्चारण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंठ्य, कंठ्य वर्ण। तो इसमें क्या आएंगे हमारे? अ, आ, क वर्ग और ह। अ, आ, क वर्ग और ह। ऐसे करके 3 और 5 8। कितने टोटल वर्ण हुए हमारे कंठ्य वर्ण? 8। आगे बढ़ते हैं। तालु, तालु में हम देख रहे हैं ई, ट वर्ग, य और श। ऐसे करके हमारे कितने है ना टोटल है? 4 और 5 9। तालव्य यानी कि तालु से, जो हमारी तालु यानी कि पैलेट है आपकी, उससे जो उच्चारण होते हैं उनको हम बोलते हैं तालवी। तो तालव्य में कितने हैं? 9 वर्ण है। ऐसी मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या है कि मूर्धा यानी कि आपकी जो टंग है वो ऊपर की तरफ रोल करके और ना जो उच्चारण में हेल्प करे। तो मूर्धा का वैसे ना लोग देखा जाए संस्कृत में उसका अर्थ होता है सिर। तो सिर से तो कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं मूर्धा ऊपर की डायरेक्शन को भी एक तरीके से डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो आपकी जीभ है वो ऊपर की तरफ मुड़े, ऊपर की डायरेक्शन में आपको फोल्ड हो, तो उसको क्या बोल रहे हैं? मूर्ध। तो मूर्धन्य में क्या आता है? री, री, टावर, र और श। री, री, टावर, र और श। ऐसे करके हमारे कितने हुए? 4 और 1 और 5 कितने हुए? 9। क्या देखा हमने? कंठ में देखा, तालव्य देखा और मूर्धन्य देखा। कंठ में कितने थे हमारे? 8। तालव्य में हमारे कितने हैं? 9 और मूर्धन्य में कितने हैं? 9। ऐसे आते हैं दंतनीय। दंतनीय में क्या है कि जो आपकी टंग है वो दांतों से जाके टच, इस वजह से हम इनको बोलते हैं दंतनीय। दंतनीय में भी है ना कितने हैं हमारे? री, ली, टावर, ल और श। ली, टावर, ल और श। 3 और 5 कितने हुए? 8। कंठ में 8, दंतनीय में 8 और बाकी 2 में तालव्य और मूर्धन्य में 9। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या है? ओठों से, ओठों के द्वारा जिनका उच्चारण होता है तो उनको बोलते हैं ओष्ठ्य। तो उ और पाव, ऐसे करके ये कितने हुए? 7 हुए। तो ये कितने हुए? 7 हुए हमारे ओष्ठ्य। कंठ में 8 और तालव्य में 9, मूर्धन्य में 9 और लास्ट हमने देखा था दंतनीय में भी 8 और ओष्ठ्य में कितने हैं हमारे? 7। नासिका, नासिका यानी कि हर किसी जो वर्ण है हमारा, वर्ग है, उसके जो लास्ट मेंबर्स है, जैसे कि न्य, न, म, ये 5 और ये हमारा एक अनुस्वर। ऐसे करके ये हमारे कितने हुए? 6। तो इनको हम क्या बोलते हैं? नासिकी, यानी कि इनका उच्चारण किसके द्वारा होता है? नासिका के द्वारा होता है। अब संयुक्त में देख रहे हैं, जैसे कि कंठ और तालु। कंठ और तालु, जैसे कि अ है हमारा, अ कंठ से उच्चारण हो रहा है और जो ई है वो तालु से उच्चारण हो रहा है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ए बना हमारा।
तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, संयुक्त वाले में कंठ और तालु की वजह से उच्चारण होता है, तो कंठ तालव्य। तो अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। ऐसे ही अ प्लस आई इज इक्वल अ प्लस ए इज इक्वल टू आई। तो ए और आई का जो उच्चारण है वो किसके द्वारा हो रहा है, कंठ और तालु के द्वारा। देखते हैं, जैसे कि हमने ए और आई का देखा, वैसे ही ओ और औ का है। अ कंठ से उच्चारण होता है और ओ जो उ है हमारा ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है, इसकी वजह से ये है ओ। ऐसे ही औ भी है, औ में क्या है, अ से कंठ उच्चारण हो रहा है और जो ओ है वो कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है, तो इसकी वजह से ये औ हो गया। ए हमने देखा कंठ और तालु से, और ओ हम देख रहे हैं ओष्ठ और कंठ से। मैम आज इतना ही रखते हैं, एक बार पूछ लीजिए समझ आ रहा है कि नहीं। अब मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा है, फर्स्ट क्लास है संस्कृत की। ये हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 1 में। एक था हमारा संस्कृत का वर्णमाला परिचय, फिर महेश्वर सूत्र, और आपका क्या है, उच्चारण स्थान। तो आपने अभी तक 3 टॉपिक्स कवर अप कर लिए। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रयत्न, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो अभी तक 3 टॉपिक्स हम देखे, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? जी मैम, जिह्वा मूल्य समझ नहीं आया। अच्छा, जिह्वा मूल्य देखो, और जिह्वा मूल्य और जो उपदमानीय है। मुझे उपदमानीय नहीं आया है। ठीक है, देखो जो जिह्वा मूल्य है और उपदमानीय, वैसे ये है नहीं देखा जाए, क्योंकि आप हिंदी वर्णमाला में कभी भी जिह्वा मूल्य और उपदमानीय सुने ही नहीं होंगे। बट क्या किया है, जो आचार्य लोग हैं उन्होंने क्या किया है कि जिह्वा मूल और उपदमानीय एक स्पेशल कैटेगरी बना। जैसे कि विसर्ग है आपका, विसर्ग में क्या है, आप जो अंक के बाद अह पढ़ते हैं हिंदी की वर्णमाला में, तो आपने हमेशा 2 डॉट देखी होंगी। अ के बाद जो 2 डॉट है उसको ही हम विसर्ग कह रहे हैं। और विसर्ग का उच्चारण कैसे होता है, आधे ह के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने पढ़ा था रामः भानुः और कः, क्या पढ़ा, रामः भानुः कः, ऐसे करके पढ़ा। जो विसर्ग है वो कैसे पढ़ा, आधा ह के अकॉर्डिंग, रामः ह, बिल्कुल जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगती उसको पढ़ा, तो क्या है, रामः। ठीक, तो रामः भानुः कः। उसने क्या माना कि विसर्ग के बाद, जैसे कि सह करोति, सह मतलब जैसे कि ही शी इट, आपका जो थर्ड पर्सन होता है प्रोनाउन में, थर्ड पर्सन होता है ही शी इट, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए अगर आप बात करते हैं तो स यूज किया जाता है। तो स करोति यानी कि वह करता है। अ के बाद आपका जो विसर्ग लगा है, फिर उसके बाद क है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, जिह्वा मूल का, यानी कि विसर्ग के बाद आपका ख और क लगे, क्या लगा हो, का कबूतर और खा खरगोश लगा हो विसर्ग के बाद, हम उसको क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी में डालते हैं, जिह्वा मूल्य, क्योंकि आपके टंग जो यूज है उसका ज्यादा यूज हो रहा है उसमें। फिर ऐसे ही आपकी सेकंड कैटेगरी आ रही है विसर्ग की, वो क्या है, उपदमानीय, यानी कि विसर्ग के बाद जैसे कि वृक्षः फलति, यानी कि वृक्ष के ऊपर फल लग रहे हैं, इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, उपदमानीय, यानी कि विसर्ग के बाद आपका पा और फ, पा पतंग और फा फल आपका लगा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपदमानीय। क्या ये अब समझ में आया? जी मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम महेश्वर सूत्र एक बार रिपीट कर दीजिएगा। महेश्वर सूत्र ठीक है। महेश्वर सूत्र में क्या है, आपके 14 सूत्र, वो 14 सूत्र कैसे उत्पन्न हुए थे, ये पाणिनि शिव जी के पास गए थे, उन्होंने डमरू वादन किया, उसकी वजह से सूत्र उत्पन्न हुए, 14 सूत्र उत्पन्न हुए। 14 सूत्र में जो हमारे 4 सूत्र इनके अच प्रत्याहार कहलाते हैं, और जो बाकी है हमारे 9 सूत्र हैं वो क्या है, हल प्रत्याहार। जो अच प्रत्याहार है वो हमारे क्या है, स्वर है,
जो प्रत्याहार है वो हमारे क्या है, व्यंजन। तो पहला हमारा सूत्र है, से पढ़ते हैं, अ ई उ ड, अ ई उ ड। दूसरा सूत्र हमारा क्या है, री ली क, री ली क। तीसरा सूत्र है ए ओ अंग, ए ओ अंग। चौथा सूत्र हमारा है आई ओ च, आई ओ च। 4 सूत्र समझ में आए? जी मैम। फिफ्थ सूत्र हमारा क्या है, अ य व र ट, अ य व र ट। फिफ्थ है, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ है ल ड, ल ड। सेवेंथ है न्य म अंग, न न म, न्य म अंग, न न म। सेवेंथ हो गया। एट्थ क्या है, छ ब न, छ ब न। नाइन्थ है ग ड दश, ग ड दश। टेंथ है ज ब ग ड दश, ज ब ग ड दश। 11th क्या है, दो दो के पेयर, ख फ। क्या है पहला पेयर, ख फ, छठ, फिर छ थ, ठ, थ च, फिर थ। फिर आपके लास्ट जो पेयर बचा है वो क्या है, च ट त व, च ट त व। ऐसे करके आप ये 11th वाला पेयर्स में याद करोगे तो जल्दी याद होगा। फिर 12th वाला है क प य, क्या है, क प य। फिर लास्ट है ना, सेकंड लास्ट है श श त र, श त श श स ह, श श स ह। लास्ट है हल। ऐसे करके आपके 14 सूत्र। समझ में आया? जी मैम। और किसी का कोई डाउट? मैम आपने स्वर जो बताया वो 9 बताए हैं, हाँ, लेकिन जो ये हर्ष और दीर्घ वाला बताया है 8 5 13 हो रहा है, तो फिर अगर ऑप्शन आता है तो फिर वो लगेगा या फिर 9 लगेगा या फिर 13 लगेगा? 9 ही लगेगा, क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं कि री और री 2 बार काउंट किया गया होगा ऐसे करके। और फिर री और वो जो ली है उसका भी एक दीर्घ फॉर्म होता है। ऐसे करके अगर आप वो देखते हैं तो ऐसे करके 13 हो जाते हैं। बट अगर आप बेसिक इसमें काउंट करेंगे तो अ ई उ 3 हुए, री ली 5 हो गए, फिर ए और ओ कितने हो गए 7, और फिर यहाँ पे आई और औ, तो ये कितने हुए, अच प्रत्याहार में 9 ही आते हैं। इसकी वजह से जो स्वर की काउंटिंग होगी वो 9 ही आएंगी। जी मैम, थैंक यू मैम। और किसी का कोई डाउट है?